नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोग का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं सी टेट 2026 के लिए ईवीएस के क्लास 2 की। ठीक है दोस्तों, पहले दिन जो हम लोग क्लास किए थे दोस्तों, तो उसमें सामान्य प्रश्नों को रखा गया था और आज लेवल 2 के प्रश्नों को रखा गया है। ईवीएस के 30 प्रश्न आज भी रखे गए हैं इस वीडियो में, लेकिन ये जो प्रश्न है लेवल 2 के प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इन प्रश्नों का आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद से मैं इसका सही आंसर बताऊंगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन रखे गए हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। यानी जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग दीजिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों कि यदि पूछेगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन पूछेगा कि पौधे किस गैस का उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं, तो वह भी जो करते हैं वो ऑक्सीजन होगा दोस्तों। उसका आंसर इसलिए कि पौधे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का ही उपयोग करते हैं और भोजन बनाने के लिए यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। और अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे दोस्तों। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन आता है। ऑप्शन ए है शाकाहारी, ऑप्शन बी है मांसाहारी, ऑप्शन सी है उत्पादक या ऑप्शन डी है उपभोक्ता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादक, यानी कि सबसे पहले उत्पादक जो होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में पहले स्थान पे आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। और प्रश्न नंबर 3 हमारा है, निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है। निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा या ऑप्शन डी है डीजल। अक्षय यानी कि जो खत्म नहीं हो, ऐसी ऊर्जा का स्रोत कौन सा है दोस्तों। तो आप लोग को मालूम होगा कोयला खत्म होगा एक दिन, पेट्रोल भी खत्म होगा और डीजल भी खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा जो है यह बहुत ज्यादा समय तक चलने वाला है, ये खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर 3 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। अब चलेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 4 पर। और प्रश्न नंबर 4 हमारा है, मिट्टी की उर्वरता कम होने का मुख्य कारण क्या है। यानी कि मिट्टी की उर्वरक उर्वरक क्षमता कम कैसे हो जाती है, किस कारण से हो जाती है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन ए खाद डालना, ऑप्शन बी अधिक फसल चक्र, ऑप्शन सी है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग या ऑप्शन डी है वर्षा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए खाद डालेंगे तो उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, अधिक फसल चक्र यानी कि बार कई फसल लगाएंगे तभी इसकी उत्पादक क्षमता बढ़ेगी, उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, लेकिन वर्षा ज्यादा होगी तभी उर्वरता बढ़ेगी। लेकिन रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो इसकी उर्वरता क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो रासायनों का उपयोग हम लोग को अपने फसल में ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में जल संकट का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है अधिक वर्षा, ऑप्शन बी है कम जनसंख्या, ऑप्शन सी है जल का अपव्यय या ऑप्शन डी है अधिक तालाब। तो शहरी क्षेत्र में जल संकट का मुख्य कारण क्या है। तो ये लो ऑप्शन से आप लोग बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए, शहर में कम जनसंख्या नहीं रहती है, अधिक वर्षा होगा तो जल संकट होगा नहीं, जल संकट कम होगा, अधिक तालाब रहेंगे तभी जल संकट कम होगा। लेकिन ये पूछा है कि जल संकट का मुख्य कारण क्या है, तो इसमें जल का अपव्यय यानी कि शहरी क्षेत्र में दोस्तों जल का दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे जल संकट उत्पन्न हो जाता है। अब चलेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, निम्न में से कौन सा रोग जल जनित है। यानी कौन सा रोग है जो जल से होता है, यानी कि दूषित जल पीने से होता है। तो मलेरिया हो गया, ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी टाइफाइड हो गया, ऑप्शन सी या यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी भी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैंसर। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा। तो आप लोग को मालूम होगा कि मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से, डेंगू होता है मच्छर के काटने से, टाइफाइड जो होता है यह होता है गंदा पानी पीने से यानी कि दूषित जल पीने से। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका राइट जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 7 पे, जो कि हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन किस भाग से होता है। फ्लोएम से होता है, जाइलम से होता है, पत्ती से होता है या जड़ से होता है। यानी कि जो जल होता है, जड़ पौधे का जो रूट होता है वह जल को खींचता है, उसके बाद से किसके द्वारा जल का परिवहन हो जाता है, यानी कि पत्तियों तक, यानी कि पौधे के प्रत्येक अंग तक जल पहुंच जाता है, किस कोशिका के कारण या किस ऊतक के कारण। तो इसका आप लोग राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन बी यानी कि जाइलम हो जाएगा, क्योंकि जाइलम देखिए एक ट्रिक आप लोग को बता रहा हूँ कि जल यानी कि ज से जाइलम और ज से जल, जल को कौन परिवहन करता है तो जाइलम, और यफ से होता है फूड और यफ से होता है फ्लोएम, भोजन को कौन यानी कि फूड को कौन परिवहन करता है, कौन सी उत्तक परिवहन करते हैं तो फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम। अब चलेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 8 पर, और प्रश्न नंबर 8 हमारा है जैव अपघट्य कचरे का उदाहरण है प्लास्टिक, ऑप्शन एक, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी सब्जी के छिलके, या ऑप्शन डी थर्माकोल। जैव अपघट्य कचरे यानी कि जो छोटे छोटे जो जीव हैं वो ऐसा कचरा जो छोटे छोटे जीव उसको अपघटित कर दें यानी कि समाप्त कर दें, तो ऐसे कचरे का उदाहरण कौन सा होगा दोस्तों, देखिए प्लास्टिक रहेगा, इसको जो छोटे जीव होते हैं बैक्टीरिया होते हैं सड़ा नहीं पाते हैं, कांच भी नहीं खत्म होता है, थर्माकोल भी नहीं खत्म होता है, लेकिन जैव अपघट्य कौन हो जाएगा दोस्तों, सब्जी के छिलके। सब्जी के छिलके को यदि हम लोग फेंक दें तो 2-4 दिन में खत्म हो जाता है, यानी कि जो जीव होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं उसको सड़ा देते हैं, मतलब कि खत्म कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलेंगे हम लोग दोस्तों प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे अधिक सहायक है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे ज्यादा सहायक कौन है, तो उद्योग है, वाहन है, वन है या भवन है। देखिए पर्यावरण संतुलन किससे बनेगा, तो उद्योग से नहीं बनता है, वाहनों से नहीं, भवनों से नहीं, यानी कि जितने ज्यादा वन लगेंगे उतना ज्यादा पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी 9वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, और इसमें देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या दिया हुआ है, निम्न में कौन सा मृदा अपरदन रोकने में सहायक है, यानी कि मृदा अपरदन जो होता है जल से होता है, हवा से होता है, तो उसको रोकने में कौन सहायक है, पेड़ों की कटाई, क्या हम लोग पेड़ों की कटाई करेंगे तो मृदा अपरदन रुकेगा, वनों की रक्षा, वन की रक्षा करेंगे तो रुकेगा, अत्यधिक सिंचाई करेंगे तो रुकेगा, या खनन यानी कि खनन करेंगे तब रुकेगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वनों की रक्षा, यानी कि जितने अधिक वन रहेंगे उतना उतना ही कम मृदा अपरदन होगा, यानी कि जो वन होते हैं वो मृदा अपरदन को क्या करते हैं तो रोकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्न नंबर 10 का। और अब चलेंगे प्रश्न नंबर 11 पे, और प्रश्न नंबर 11 दोस्तों हमारा है भोजन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, यानी कि भोजन हम लोग कम करेंगे तो कौन सी बीमारी हो जाएगी। देखिए टीबी, टीबी एक जीवाणु जनित रोग है, मलेरिया, मलेरिया भी जानते हैं आप लोग मच्छर के काटने से होता है, और यह भी एक परजीवी जनित रोग है, स्कर्वी यानी कि ये विटामिन की कमी से होता है। लेकिन कुपोषण जो होता है भोजन की कमी से, यानी कि भोजन अच्छा सा नहीं मिलेगा, संतुलित भोजन नहीं मिलेगा, तो हम लोग को कौन सी बीमारी हो जाएगी, कुपोषण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी। और अब चलेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 हमारा है, यहाँ से आप लोग देखिए खाद्य संरक्षण का सबसे पुराना तरीका क्या है, मतलब कि खाद्य पदार्थों को कैसे संरक्षित रखा जाता है या सबसे पुराना तरीका क्या है, फ्रिज में रखना, डिब्बाबंदी, सुखाना या रसायन मिलाना। ठीक है, यानी कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण सबसे पुराने तरीके से पुराने समय में कैसे किया जाता था, तो उस समय तो देखिए दोस्तों फ्रिज नहीं था, और डिब्बाबंदी यानी डिब्बा में बंद कर देंगे तब, या सुखा देंगे तब, या रसायन मिलाना। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा आप लोग बताइए, हम लोग देखते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा सी, ऑप्शन सी यानी सुखाना। पहले के जमाने में फ्रिज नहीं होता था, रसायन भी नहीं उतना थे, तो डिब्बाबंदी से होगा नहीं, तो सुखाना यानी किसी भी खाद्य पदार्थ को सुखा दिया जाएगा तो वह ज्यादा समय तक चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं दोस्तों। जीवों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं, जीव जहाँ रहते हैं वैसे स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी कहते हैं, आवास कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जीव जहाँ रहते हैं, जहाँ पे जीव रहते हैं दोस्तों उसको कहते हैं जैवमंडल। क्या कहते हैं दोस्तों, जैवमंडल। ठीक नहीं, यानी कि जीवों का मंडल। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैवमंडल। आप लोग देखिए यहाँ पे दिया है गलत, यहाँ पे जैवमंडल नहीं दिया है, आवास दिया है, लेकिन आप लोग इसका सही आंसर जैवमंडल करिएगा। ठीक है, जैवमंडल होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 14 पे हम लोग चल रहे हैं, और प्रश्न नंबर 14 है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्न में से मतलब 4 ऑप्शन जो दिए हुए इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन ए है जल,
ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है प्लास्टिक या ऑप्शन डी है मिट्टी। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन वैसे होते हैं जो जो हमको प्रकृति प्रदत्त होता है, यानी प्रकृति से मिला हुआ होता है। तो इसमें कौन ऐसा है जो प्रकृति से नहीं मिला है, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया है? तो आप लोग इसका सही जवाब आसानी से दे पाएंगे दोस्तों। इसमें हो जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक प्रकृति में नहीं मिलता है, इसको मनुष्य बनाता है रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, वाहनों से निकलने वाली गैस किस प्रदूषण के कारण बनती है? ये वाहनों से जो गैसें निकलती हैं वह कैसा प्रदूषण होता है, उनसे किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो क्या वाहनों से जो गैस निकलती है जल प्रदूषण करती हैं, ध्वनि प्रदूषण करती है, वायु प्रदूषण करती है, मृदा प्रदूषण करती है? तो इसका सही जवाब दोस्तों आसानी से आप लोग समझ, जब गैस निकले तो गैस को दूषित करेगी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलता है तो वह क्या करता है दोस्तों, वायु को दूषित कर देता है, हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाता है जिससे सांस लेने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्षा जल के संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ए है जल प्रदूषण, भूजल स्तर बढ़ाना, जल की बर्बादी या नदियों को सुखाना। यानी कि वर्षा जल को जो हम लोग संचय कर लेते हैं यानी बचा कर रखते हैं, किस उद्देश्य से बचाते हैं? जल प्रदूषण करने के लिए बचाते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं कि यह नहीं होगा। भूजल स्तर बढ़ाने के लिए, जल की बर्बादी के लिए, जल बर्बाद करने के लिए तो बचाते नहीं है। नदियों को सुखाने के लिए भी नहीं बचाते हैं। हम लोग किस लिए बचाते हैं दोस्तों? कि भूजल स्तर बढ़ाने के लिए, यानी कि भूजल को रिचार्ज करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 16 का आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। और प्रश्न नंबर 17 हमारा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शीत रक्तीय जीव है? कौन सा जीव है जो शीत रक्तीय जीव है? यानी कि ये ऐसे जीव होते हैं जो शीत निद्रा में चले जाते हैं जब इनके प्रतिकूल मौसम आता है। तो ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, मनुष्य होगा, पक्षी होगा, मेढक होगा, या ऑप्शन डी है दोस्तों इसमें गाय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो निम्न में से कौन सा शीत रक्तीय जीव है? तो मेढक होगा। आप लोग देखे भी होंगे कि मेढक ठंड के मौसम में दिखाई नहीं देते हैं, एक ही बार ही लोग बरसात के मौसम में और गर्मी के दिन में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये शीत रक्तीय जीव होते हैं, लेकिन इन लोगों का रक्त शीत रक्तीय होता है, शीत वाला रक्त होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 हमारा है कि जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता यानी कि जैव मतलब कि जीव हो गया, विविधता माने विभिन्न प्रकार के। ठीक है, तो उसका अर्थ क्या होगा? केवल पौधे, केवल जानवर, जीवों की विविधता या केवल मनुष्य? देखिए दोस्तों, सी टेट के लिए एक ट्रिक मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जहां भी केवल जिस ऑप्शन में लगा रहेगा वह उसका सही जवाब नहीं होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, केवल जहां लगा रहेगा वह उसका सही जवाब नहीं होगा। तो देखिए, 3 ऑप्शन में केवल लगा हुआ है और ऑप्शन जो सी है उसमें दिया हुआ है जीवों की विविधता। ठीक है ना, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवों की विविधता। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। और प्रश्न नंबर 19 है, अत्यधिक ध्वनि का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा ध्वनि होगी तो मानव के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छी नींद आएगी, सुनने की क्षमता कम होगी, ऊर्जा बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि जब अत्यधिक ध्वनि होता है तो हम लोग को क्या नुकसान होता है या क्या फायदा होता है? तो देखिए दोस्तों, अत्यधिक ध्वनि से नुकसान ही होता है। और कौन सा नुकसान होता है? तो सुनने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा समय तक हम लोग अत्यधिक ध्वनि सुनेंगे तो हम लोग की सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। जैसे ईयरफोन आदमी लगा लेता है ज्यादा समय तक, ज्यादा दिनों तक जो आदमी व्यक्ति गाना सुनता है तो उसको यह प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आप चलेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 20 पर। और प्रश्न नंबर 20 है, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि भोजन जो हम लोग करते हैं उसमें आयोडीन की यदि कमी हो जाए तो उससे कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए है एनीमिया, ऑप्शन बी है घेंगा, ऑप्शन सी है रतौंधी, या ऑप्शन डी है स्कर्वी। तो कौन सा रोग होता है दोस्तों भोजन में आयोडीन की कमी से? आप लोग याद किए होंगे घेंगा। ठीक है, और इनको भी देख लीजिएगा कि रतौंधी किसकी कमी से होता है, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, एनीमिया किसकी कमी से होता है। ठीक है, अब जैसे हम आप लोग यहाँ पे बताना चाहेंगे तो एनीमिया जो होता है लोहे की कमी से होता है, यानी भोजन में लोहे की कमी रहेगी तो एनीमिया होगा। रतौंधी विटामिन ए आप लोग को मालूम है, और विटामिन सी के कारण यहाँ पे कमी के कारण स्कर्वी होता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। और प्रश्न नंबर 21 दोस्तों हमारा है, निम्न में से कौन सा जलीय पौधा है? तो जल में उगने वाला या जल में रहने वाला पौधा कौन सा है? तो ऑप्शन ए है गुलाब, ऑप्शन बी है कैक्टस, ऑप्शन सी है कमल, या ऑप्शन डी है
नीम। तो इसका सही जवाब आसान है दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको भी देख लीजिए कैक्टस कहाँ पे उगता है और गुलाब कहाँ पे और नीम कहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। प्रश्न नंबर 22 हमारा है, वाष्पीकरण का अर्थ क्या है? पानी का जमना। जल चक्र जो चलता रहता है तो उसमें वाष्पीकरण का अर्थ क्या है? पानी का जमना, पानी का भाप बनना, बादल का बनना या वर्षा होना। यानी कि वाष्पीकरण होता है, उसे हम लोग क्या समझे, ठीक ना। तो जल चक्र में वाष्पीकरण का अर्थ होता है पानी का भाप बनना। पानी जब भाप बनता है, किसी भी सतह से पानी गर्म होकर ऊपर उठता है भाप बनकर, तो उसको पानी का वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी। ठीक है, पानी का भाप बना। आप चलेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। और प्रश्न नंबर 23 दोस्तों हम लोग का है कि खेती में जैविक खाद का उपयोग क्यों किया जाता है? खेती में जैविक खाद का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मिट्टी को बंजर बनाने के लिए करते हैं, फसल नष्ट करने के लिए करते हैं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए करते हैं, कीड़े बढ़ाने के लिए करते हैं। खेती में जैविक खाद का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मिट्टी को बंजर बनाने के लिए करते हैं, फसल नष्ट करने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, कीड़े को बढ़ाने के लिए। तो बताइए जैविक खाद का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। रासायनिक खाद का उपयोग हम लोग करेंगे तो फसल जो मिट्टी है उसकी उर्वरता कम हो जाएगी, लेकिन जब हम लोग जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 24 पर। और प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा संचार का साधन नहीं है? पत्र हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, सड़क हो गया। देखिए, पत्र से भी पहुंचाते हैं, मोबाइल से, इंटरनेट से भी, और लेकिन सड़क सड़क परिवहन का साधन होगा दोस्तों यहाँ पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सड़क। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 25 पर। 25 प्रश्न नंबर 25 है, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है सड़क दुर्घटना, भूकंप, आग लगना या चोरी। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण क्या होगा? ठीक है, प्राकृतिक अभी हम बताए हैं कि प्राकृतिक प्राकृतिक चीजें वैसी होती हैं जो मनुष्य नहीं बनाता है। ठीक है, यानी कि मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई जाती हैं, और ऐसी चीजें प्रकृति प्रदत्त होती हैं और प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। वैसी प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं जो मनुष्य जिनको उत्पन्न नहीं करता, वो अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए सड़क दुर्घटना या मनुष्य की देन होता है, आग लगना मनुष्य की देन होता है, चोरी मनुष्य करता है, लेकिन जो भूकंप होता है दोस्तों इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता। मतलब हाथ तो है, मनुष्य का ही हाथ है, लेकिन यह प्राकृतिक घटना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। 25 प्रश्न नंबर 26 है, ऊर्जा संरक्षण का सही तरीका है बेवजह बिजली उपयोग करना, एलईडी बल्ब का उपयोग करना, दिन में लाइट जलाना या खराब उपकरण का उपयोग करना। तो ये तो आप लोग को आसानी से मालूम है कि बिजली या ऊर्जा संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे, तो एलईडी बल्ब का उपयोग करेंगे तो ऊर्जा संरक्षण होगा, इसलिए कि जो एलईडी बल्ब होता है वो कम ऊर्जा में ही चलता है। ठीक है, तो इसका सही जो बेवजह बिजली उपयोग करना, दिन में लाइट जलाना है, खराब उपकरण का उपयोग करना, ये नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 दोस्त हो गया दोस्तों। और प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से फैलता है? तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो देखिए हैजा दूषित जल पीने से होता है, टाइफाइड ये जीवाणु के द्वारा होता है यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, टीबी जो होता है ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, लेकिन जो मलेरिया है साल्मोनेला मलेरिया जो होता है दोस्तों, तो यह मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मच्छर का नाम आप लोग याद रखिएगा कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। मादा एनाफ्लिज कौन सी मच्छर होती है दोस्तों? तो मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। अब चलेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 28 पर। प्रश्न नंबर 28 हमारा है कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की शिक्षा बच्चों को क्यों दी जाती है? तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है दोस्तों? तो आप लोग बताइए। उद्योग बढ़ाना, प्रदूषण बढ़ाना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, या ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका जंगल काटना। तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होगा पर्यावरण के प्रति जागरूकता है। ठीक ना, यानी कि पर्यावरण के बारे में सोचना समझना, उसको बचाने की जो के लिए जो जागरूक करना पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अब चलेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 29 पर। और प्रश्न नंबर 29 हमारा है कि मिट्टी में रहने वाले जीवों का मुख्य लाभ क्या है? मिट्टी में रहने वाले जीवों का मुख्य लाभ क्या है? तो मिट्टी को कठोर बनाना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, फसल नष्ट करना या जल रोकना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? मिट्टी में रहने वाले जीवों का मुख्य लाभ क्या है? तो मिट्टी को कठोर बनाना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, फसल नष्ट करना या जल को रोकना। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। ठीक है, इससे क्या होता है जो जीव रहते हैं मिट्टी में रहते हैं तो उससे क्या होता है, तो मिट्टी की उर्वरता उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है,
जैसे जो केंचुए होते हैं दोस्तों, उनको किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और अब हम लोग चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न पर। सतत विकास का सही अर्थ होता है केवल वर्तमान का उपयोग, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, भविष्य को ध्यान में रखकर विकास, या विकास रोक देना। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज के लिए इस 30वें प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इन 30 प्रश्न आपको कैसे लगे, ठीक है, कितना आप लोग के सही हुए, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। और अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, तो आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सीटेट परीक्षा क्रैक करना है 2026 वाला। धन्यवाद।